वाह। आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में एक ऐसी प्रेरणा लेकर आती है, एक ऐसी मोटिवेशन लेकर आती है जो ये बताती है कि अपने जीवन में जो हम चीज़ चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है, ऐसे बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया है जो हमारे लिए, हमारे जीवन में एक आदर्श का काम करते हैं। वो हमारे आइडल हैं, हमारे आदर्श हैं। उनकी कहानी पढ़ने के बाद, उनके लेखन पढ़ने के बाद में हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो आपके आदर्श हैं, आपके आइडल हैं। लेकिन आज जिनके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आज जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सब लोगों को एक समान माना। उन्होंने अपने समय के उन लोगों को जिनको इज्जत नहीं मिलती थी, उनको इज्जत दिलवाई, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको अपने जीवन में पढ़ने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, सब लोगों को समान भावना से देखने का अधिकार दिया। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। हम आज उनके बारे में बात करेंगे जिनको आज एससी वर्ग के लोग अपना भगवान मानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको भारत रत्न मिला था। लेकिन दुख इस बात का है कि उनको भारत रत्न तो मिला, लेकिन उनके मरणोपरांत, उनके मृत्यु के बाद में, अगर उनको जीते जी मिल जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनकी जो कहानी है हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा लेकर आती है। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपने जीवन में इतने ज्यादा तिरस्कार झेले, इतनी ज्यादा बेइज्जती झेली कि इनको ये फील होने लगा कि अगर हम इसी तरीके से रहे तो हमारी जो जनजाति है, हमारी जो जाति है, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारी जाति के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जिस जाति से बिलोंग करते थे, 1891 के आसपास जब इनका जन्म हुआ था, उस समय पर इनकी जो जाति के लोग थे, इनको केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अछूत माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। तो अगर आप खुद एक बार सोच कर देखो कि अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहां आपको लोग प्यार ना देकर आपका तिरस्कार करें, आपको वहां से भगाएं, तो आपको कैसा फील होगा। बहुत ही ज्यादा गलत बात थी उस समय पर कि हम अपने जैसे भाइयों को अछूत मानते थे, और केवल अछूत इतना नहीं मानते थे कि केवल उनको छूते नहीं थे, वो इनकी परछाई से भी नफरत करते थे। नफरत वो भी इतनी ज्यादा कि इनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, इनको अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, इनको सार्वजनिक नलकूपों से, तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, इनको उच्च नौकरियां करने का अधिकार नहीं था। ऐसा हो सकता है कि हम सारे लोगों को एक ही ईश्वर ने बनाया है। कभी ईश्वर ने किसी पर ठप्पा लगा के भेजा है कि भाई तुम ये होगे या तुम ये हो? नहीं भेजा। लेकिन हमारी हीन भावना, हमारे जो मन के विचार हैं, यही हमारे बीच में हीन भावना पैदा कर देते हैं और यही हम लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थे, पढ़ाई में इनका बहुत ज्यादा मन लगता था और दिमाग इनका बहुत अच्छे लेवल पे चलता था। पढ़ने का इनका शुरू से मन करता था। जब इनका पढ़ने का शुरू से मन करता था तो इनके पिताजी ने इनका एडमिशन करवा दिया कि स्कूल में। जब इनका एडमिशन हुआ और जब ये क्लास में पहुंचते हैं तो सारे बच्चे जो होते हैं वो वहां से खड़े हो जाते हैं और अपने मास्टर जी को बताते हैं कि आप इसको हमसे अलग बैठाओ क्योंकि ये एक अछूत है। अब पूरी क्लास के लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, अछूत बोल रहे हैं, आपको क्लास से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, आपको कैसा फील होगा। इनको बाहर निकाल दिया जाता है और क्लास के बाहर बैठा दिया जाता है। अब ये बाहर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई में काफी तेज थे, इनका दिमाग जो था काफी तेज था। तो जब भी मास्टर जी जो पढ़ाते थे उसके बारे में कोई क्वेश्चन करते थे तो कोई बच्चा जवाब दे या ना दे, लेकिन भीमराव अंबेडकर का हाथ हमेशा खड़ा होता था कि इसका जवाब मैं दूंगा। तो मास्टर यहाँ तक कहते थे कि तेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। जब इनको प्यास लगती थी
तो ये उस घड़े से पानी नहीं पी सकते थे जो सबके लिए रखा हुआ था, बल्कि पानी तब पी पाते थे जब वहां पर जो चपरासी था वहां मौजूद होता था। तो जो इनको प्यास लगती थी ये बताते थे चपरासी को, मेरे को प्यास लगी है, तो चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था और ये ओक से ओक लगाकर पानी पीते थे। इतना ज्यादा हीन भावना का शिकार, इतनी ज्यादा इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, इनका तिरस्कार होता था। उसके बाद भी अपना पढ़ाई में मन लगाते रहे, अपना पढ़ाई करते रहे। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, समाज का हर वर्ग एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कहते हैं ना कि हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सेम वही कहानी थी। ये अपना पार्क में जाके बैठ कर पढ़ते थे, तो पढ़ने के दौरान इनको एक व्यक्ति इनको काफी दिनों से इन पर निगाह रखे हुए था, जिनका नाम था दादा कुलेस्कर। दादा कुलेस्कर देखते थे कि एक बच्चा है, काफी मन लगा के पढ़ता है पार्क में, तो एक दिन वो आते हैं, इनको पूछते हैं सवालों के बारे में जो ये किताबें पढ़ रहे थे, वो उसका ठीक ठीक जवाब देते थे। तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने में काफी तेज है। लेकिन जब इनसे बातें करते हैं तो उनको सारी बातें बताते हैं कि मैं एक अछूत जाति से बिलोंग करता हूँ और लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जो दादा कुलेस्कर थे, और वो बात करते हैं उस समय के राजा जो थे सायरा, क्या नाम था उनका, सायाजी। तो सायाजी से बात करते हैं जो उस समय के महाराजा थे, सायाजी राव थर्ड। उनको बताते हैं कि एक अछूत जाति का बच्चा है जो पढ़ने में काफी तेज है, अगर आप चाहो तो उस बच्चे को थोड़ा सा अवसर देकर कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे वो आगे पढ़ने में उसकी मदद मिले, उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले और वो अपने जीवन में आगे कुछ कर पाए। तो उस समय जो सायाजी थे हर साल 4 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते थे, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते थे अपने खर्चे पर। शर्त ये रहती थी कि वो बच्चा जब वहां से पढ़कर आएगा तो वो सायाजी के लिए काम करेगा। अम्बेडकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उससे पहले अम्बेडकर जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए कर चुके थे। तो ये इनको जब स्कॉलरशिप मिलता है तो उसके बाद इनको भेज दिया जाता है यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करते हैं एमए और पीएचडी। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करते हैं एमएससी और डीएससी। एमएससी तो आपने सुना है, डीएससी भी आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, डीएससी होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। तो इनकी पढ़ाई की डिग्री, इन्होंने आर्ट्स से बीए भी किया, एमए भी किया, पीएचडी भी किया, एमएससी भी किया, डीएससी भी किया। तो सोचो कि कोई व्यक्ति दिमाग से तेजी होगा, अपनी प्रतिभा का धनी होगा, जो इतनी सारी डिग्रियां हासिल करने के मुकाम पर पहुंच चुका होता है। ये जब हमारे देश में थे तो मैंने आपको स्कूल वाला किस्सा तो बताया था, इसके अलावा और भी किस्से इनके ऐसे थे कि जब ये कहीं सरकारी नलकूपों से या तालाब से पानी पीते तो इनको मार पड़ती थी। तो ये मन में बहुत ज्यादा हीन भावना का शिकार हो रहे थे, इनके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना पैदा हो रही थी, ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे। इनको लग रहा था कि हमारी जो जाति है इसको आगे कैसे बढ़ावा मिलेगा। ये इन चीजों के ऊपर विचार विमर्श करने लगे। इन्होंने कानून की भी पढ़ाई करी। जब ये लौट कर आते हैं तो इनको सायाजी की नौकरी मिलती है मिलिट्री सेक्रेटरी की। इतना ही नहीं, जब इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब मिल जाती है, ये उस समय की बहुत अच्छी पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन जो उस समय के चपरासी वगैरह होते थे ना, इतनी ऊंची पोस्ट होने के बाद भी इनको फाइल जो थे दूर से देते थे और कहते थे कि भाई तू बेशक ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है तो तू अछूती। तो सोचो यार किसी व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या फील होगा। ये वहां से पढ़कर आते हैं, नौकरी करते हैं और सत्याग्रह आंदोलन करते हैं 1927 में अपनी जाति के लिए। जब ये उसके लिए करते हैं, जब उस समय पर हमारा जो देश था उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे वो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद ये जो थे अंबेडकर जी, ये कम्युनल इलेक्टोरेट का जो कम्युनल इलेक्टोरेट थी, ये उसका वो कर देते हैं, मांग कर देते हैं इसकी कि हमारी जो कम्युनिटी है इसको अपनी अलग से अपनी मांग कर देते हैं कि हमारी कम्युनिटी अलग रहेगी, इसको हम अपना खुद का शिक्षा का अधिकार देंगे, सारे अधिकार देंगे। लेकिन महात्मा गांधी इनको समझाते हैं कि मैं इस समय पूरे देश के लिए सोच रहा हूं और आप केवल अपनी जाति के लिए, तो ये गलत होगा। तो ये उस समय तो मान जाते हैं।
ये देखते हैं कि जाति से ऊंचा हमारा देश है, तो ये देश के प्रति उस मांग को छोड़ देते हैं, लेकिन शर्त बात की ये रहती है कि ये हमारी जो जाति है इसको भी पूरा अधिकार प्राप्त होगा। तो ये अपनी जाति के लिए शुरू से लड़ते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। उस समय पर जो एससी वर्ग के लोग थे, जो उनकी महिलाएं थी, उनको शिक्षा का कोई अधिकार ज्यादा नहीं था, ज्यादा शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था इनको। तो उनको खासकर इनको जो साड़ी जो पहनती थी ना इनकी महिलाएं, वो साड़ी भी एक अलग तरीके से बांधती थी। साड़ी कैसे बांधती थी? अपना घुटने तक साड़ी बांधती थी, इनके आधे पैर दिखाई देते थे। तो जब इन्होंने बाद में अपने देश में आए, हमारा देश आजाद हुआ, तो इन्होंने अपनी महिलाओं से कहा कि आप इस तरीके से साड़ी ना बांधकर, जैसे और महिलाएं साड़ियां बांधती हैं, आप इस तरीके से साड़ी बांधेंगी, आपको भी और महिलाओं के बराबर रहने का अधिकार है, आपको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। अब बात आती है कि मैंने आपसे कहा था कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, समाज के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इसके मैं आपको उदाहरण देता हूं इन्हीं के जीवन के। इनका जो नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई और पिताजी का नाम था रामजी। तो भीमराव रामजी तो वहां से हो गए। अंबेडकर थे इनके गुरुजी, जो कि ब्राह्मण थे। उनका पूरा नाम था केशव कृष्ण अंबेडकर। तो जो केशव कृष्ण अंबेडकर थे वो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और जब इनके साथ में कोई तिरस्कार करता था इनका, तो वो उससे बहुत ज्यादा आहत होते थे, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और वो इनकी प्रतिभा को पहचानते थे कि ये जो बच्चा है ये पढ़ाई में काफी तेज है और ये हमारे देश में आगे बढ़ेगा और हमारे देश के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये अछूत हैं और लोग इनको हीन भावना की नजर से देखते हैं, तो लोग इनको हीन भावना की नजर से ना देखें, इसलिए केशव कृष्ण अंबेडकर ने अपना टाइटल इनको दे दिया, और इनका पूरा नाम हो गया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनकी पत्नी थी रमाबाई, और इनके 5 बच्चे थे। उस समय डॉक्टर की ज्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इनके जो बच्चे थे ज्यादा उनकी तबीयत खराब रही, उनको अच्छा उपचार नहीं मिल पाया, तो उनमें 4 बच्चे जो थे उनके एक्सपायर हो जाते हैं। इनकी पत्नी की भी तबीयत खराब होती है रमाबाई की, और कुछ समय बाद वो भी एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद भी ये अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए आगे लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होते। फिर ये करते हैं दूसरी शादी 1948 में। जब ये दूसरी शादी करते हैं तो इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था शारदा देवी, जो कि ब्राह्मण परिवार से जन्म था उनका, ब्राह्मण कुल से वो ताल्लुकात रखती थी, वो भी ब्राह्मण थी। इनसे शादी करने के बाद में शारदा देवी का नाम हो जाता है सविता अंबेडकर। तो आपने देखा होगा, आपको जो समझ में आया होगा कि उस समय पे सारे लोग एक जैसे नहीं होते थे, लेकिन हाँ मेजोरिटी जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा जो होते हैं, वो इन लोगों को बहुत ज्यादा हीन भावना की नजर से देखते थे, लेकिन सभी नहीं। क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी दूसरी, और जो उनके गुरु थे केशव कृष्ण अंबेडकर, उन्होंने तो अपना टाइटल ही दे दिया था। इनको पढ़ने के लिए आगे भी भेजा गया। इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। 1894 में वो रिटायर हो जाते हैं 1894 में। उससे पहले जो इनके पूर्वज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर चुके होते हैं। तो ये ना तो बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना बहुत ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन चंद लोगों का उसकी वजह से, कि चंद लोग उनको प्यार दें, ऐसा नहीं है कि चंद लोगों के प्यार की वजह से इनको पूरा देश प्यार देगा। बहुसंख्यक लोग ऐसे थे, जो बहुत ज्यादा जो लोग थे, जो मेजोरिटी थी वो ऐसी थी जो इनको हीन भावना की नजर से देखती थी। इसलिए इन्होंने अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई तो करी, इन्होंने अच्छी शिक्षा तो ग्रहण करी। इसके बाद में इन्होंने 2 किताबें ऐसी लिखी जिसके बाद में हमारे जो आरबीआई है उसकी स्थापना हुई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। किसकी वजह से? इन 2 किताबों को अध्ययन करने की वजह से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी थी। जिसमें से एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और दूसरी किताब थी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो 2 किताबें हैं, इन किताबों को इन्होंने लिखा। इन किताबों को अध्ययन करने के बाद में हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना होती है, और वो अपना उनका जो काम है वो सुचारू रूप से चलता है। पूरे देश ने इनकी ज्ञान का, बुद्धि का, कौशल का लोहा माना था। इनका साफ कहना था कि शिक्षा वो शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा।
और ये हकीकत है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शिक्षा है, वो हर जगह दहाड़ता ही दहाड़ता है, वो कहीं दबके नहीं रहता। जब इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग की थी, तो उसके बाद में जो हमारे महात्मा गांधी थे, इनके विचार ज्यादा आपस में मिलते नहीं थे। आज भी होता है, जहां बड़े बड़े दो नेता मिल जाए उनके आपस में ज्यादा विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी एक आदत और भी थी अम्बेडकर जी की, कि जहां इनको महात्मा गांधी की बात से जहां ये असहमत होते थे, सहमत नहीं होते थे, वहां वो उनको टोक देते थे और बताते थे कि आप यहाँ पर गलत हो। लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी इसका बुरा नहीं मानते थे, और वो ये कहते थे कि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और जहां मैं गलत हूँ आपने मुझे उसमें त्रुटि को बताया है, और मैं आगे उसमें सुधार करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि वो उनकी पूरी तरीके से इनकी प्रतिभा को पहचानते थे। जब हमारा देश आजाद होता है, तो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय पर प्रधानमंत्री बनने वाले थे, सारे सदस्यों के वो नाम लेकर पहुंचते हैं महात्मा गांधी के पास में। महात्मा गांधी पूरी लिस्ट देखते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें अम्बेडकर जी का नाम तो है ही नहीं। तो उसके बीच में, उसके बाद में दोनों के बीच में जो भी बात हुई हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बाद में, हस्तक्षेप के बाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उसमें शामिल होता है, और इनको हमारे देश का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है, न्याय मंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद में इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया जाता है। हमारे देश में जो संविधान लिखा गया था, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, प्रधानमंत्री थे, वो इतना ज्यादा इनका लोहा मानते थे, इनकी बुद्धि का, इनके कौशल का, कि हमारा जब देश का संविधान बना, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही, संविधान जो कि हमारे देश की आत्मा है, तो जब संविधान बना तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, वो भी हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की रही। तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका लोहा आज भी पूरा देश मानता है, और उस समय पर भी मानता था। इन्होंने अपनी कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, वो एक ऐसा काम किया है कि आज इनकी बदौलत, इनके प्रयासों की बदौलत ही एससी वर्ग के लोग जो हैं आज हमारे देश में उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं, उच्च शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, और सबको बराबर का सम्मान प्राप्त होता है, सबको बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। इनकी मेहनत, इनके प्रयास जो रंग लेकर आए, आज उसी की बदौलत जितने भी एससी वर्ग के लोग हैं वो सब नौकरी कर पा रहे हैं। वो लोग इनको अगर अपना भगवान मानते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि ये उनके लिए भगवान ही थे, और भगवान ही हैं। क्योंकि जिस जाति के लोगों को दुनिया अछूत मानती थी, इन्होंने उस जाति के लोगों को सबके समान अधिकार दिलवाया, सबके सामने इज्जत दिलवाई, और आगे बढ़ने का अवसर दिलवाया। तो ये वो शख्सियत थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अछूत लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, और उन्होंने बताया कि कोई भी अछूत नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब समान हैं, और सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे की वीडियो में भी अंबेडकर जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने ना सुनी हो, कुछ इनके ऐसे जीवन के बारे में बताएंगे, आप इनका पूरा जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे जो कंपटीशन के जो एग्जाम समझ में आते हैं, और वो आपको आगे बढ़ने में, कंपटीशन के एग्जाम में आगे बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और भी हम बहुत सारी ऐसी कहानी अपने चैनल पे ऐसी कहानियां बताते हैं जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, रहस्यमय कहानियां हैं, क्राइम की कहानियां हैं, और मोटिवेशनल कहानियां, हर तरीके की कहानियां। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमको मोटिवेट अब भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।